कबड्डी मेरी ज़िंदगी के लिए सब कुछ है। कबड्डी में भी कभी आप जीतते हैं, कभी हारते हैं, कभी ज़्यादा टफ टाइम भी आते हैं आपके पास। मेरी लाइफ में भी ऐसे बहुत से ऐसे टफ सिचुएशंस भी आई हैं। कभी हार भी देखनी पड़ी है, फिर उसके बाद जीत भी आई है। मुझे ऐसा लगता है जैसे कबड्डी मेरे लिए ही बनी हुई है। मैं हूं दीपक निवास हुड्डा और ये है मेरी कहानी। पढ़ता हुआ पाता था। मैं उससे 1-1.5 साल छोटी हूँ, बट जो हमारी स्कूलिंग है वो हम दोनों के साथ में रही है। यहीं पास में हमारा स्कूल होता था, बट जो एजुकेशन के मामले में बात करें वो हम सबसे बहुत इंटेलिजेंट होता था पूरी फैमिली में। जो उसकी राइटिंग होती थी, इसलिए घर वालों की डांट भी सुनने को मिलती थी, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट रहता था। एजुकेशन और गेमिंग में भी उसका बचपन से इंटरेस्ट था। हम एक साथ पढ़ते, शुरू से नर्सरी क्लास से एक साथ से थे हम। तब से ये लगा लो 10th तक हम एक साथ रहे हैं। एक साथ खेलना, एक साथ उठना बैठना, साथ में स्कूल था गांव में ही, एक ही साथ रहते। जैसे स्कूल के बाद भी मैक्सिमम टाइम एक ही साथ रहते थे। जिस चीज़ वो पकड़ लेता था ना, वो उसी के पीछे रहता था। जैसे कोई चीज़ पकड़ ली, उसको जब तक वो काम ना हो ले, काम है या कुछ भी है वो ना हो ले, तब तक लगाए रहता था उसके पीछे। चाहे उसको कामयाबी मिले ना मिले, जब तक कामयाबी ना मिले उसके पीछे ही रहता था वो। चाहे उसमें पढ़ाई है, पूरा टाइम ये फर्स्ट आता था। मैं भी पढ़ता था इसी के साथ, मैं सेकंड आता। मैं ट्राई करता खूब, लेकिन इतनी ट्राई नहीं कर पाता था। तो नियर बाई स्कूल होते हैं तो कुछ एक कंपटीशन सा हो जाता है बच्चों के एजुकेशन का, तो वो एक्स्ट्रा क्लासेस भी लेते थे। दीपक के पास इतने एक्स्ट्रा क्लासेस वगैरह, दीपक ने इतना कुछ नहीं किया, बट फिर भी उसने 8th क्लास में 83 पता नहीं 86% उसके मार्क्स आए थे, और उसे मतलब इनाम के तौर पे एक साइकिल मिली थी। तब से ही उसके अंदर एक लगन है दुनिया से अलग चलने की, कुछ अलग करने की। इसी स्कूल में पढ़ता था दीपक, मेरे पास से बचपन से ही। दीपक क्लास में हमेशा फर्स्ट आता था। टीचर पेरेंट्स मीटिंग होती थी तो उस वक्त वो अपनी माँ को बहुत मिस करता था। वैसे क्लास में वो दिखाता नहीं था कि मैं अपनी माँ को ज़्यादा मिस कर रहा हूँ, लेकिन पीटीएम के वक्त वो झलक जाता था उसके चेहरे पर। छोटे छोटे बच्चों के लिए तो जब उनके माँ बाप आते हैं तो बहुत खुशी होती है। तब फील हुआ था कि माँ नहीं है। तब मैंने घर जाए, मुझे याद है मेरी जब एक और सिस्टर थी, उनकी डेथ हो गई, उनको ब्लड कैंसर था। वो मेरे से 2 साल बड़ी थी। तो उसके साथ मैंने बात किया था कि माँ नहीं है, तो मुझे बहुत प्यार से रखती थी। और जब वो 11th क्लास में, तब उसकी डेथ हुई थी। मैं जब 9th में था, तो वो बोल रही थी कि क्यों टेंशन ले रहा है। वो मतलब इतनी समझदार थी, इतनी छोटी एज में भी। मुझे याद है उसकी हमेशा प्यार से रखती थी वो मुझे।
तो तब वो गले लगा के बोलने लगी, चल कोई बात नहीं, पापा तो है। काफ़ी मुश्किल होता है, कोई भी इंसान हो चाहे, उसके लिए अपने बच्चों को संभालना बिना पत्नी के। ऐसा ही मेरे पिताजी के साथ भी था। मैंने कई बार ऐसी सिचुएशन देखी हैं जब उनको हमारी लाइफ में मेरी माताजी की कमी महसूस हुई और उन्होंने उसे बखूबी हैंडल भी किया था। मुझे तो बस यही महसूस होता जैसे उसकी मम्मी नहीं थी, इसलिए पिताजी से ज़्यादा अटैच था वो, और उसके पिताजी भी उसके लिए जो भी बोलता था ना वही करने के लिए तैयार रहते थे। जैसे भी थे, कुछ भी करना होता तो उनको हर बार ये बोलते थे कि तू कर सकता, कुछ भी कर ले चाहे। मेरा तो सारा वक्त उनके साथ ही गुजरा है, छोटे से लेकर बड़े तक। तो वो मुझे याद है जब वो छोटे से थे, बाहर जाते कभी भी, घर आते थे कुछ ना कुछ खाने के लिए चीज़ें ज़रूर लेके आते थे। हम वेट करते थे कि शाम को जब वो घर आएंगे, कुछ भी बात होती मैं उनसे ही डिस्कस करता। मेरे पास तो और कोई था नहीं डिस्कस करने को या अपना दुख बांटने को। सबसे ज़्यादा परेशानी रही पैसे की मेरी लाइफ में, मेरे स्टार्टिंग डेज से ही। और इस कमी को कितना भी बताएं उतना ही कम है। स्टार्टिंग में तो हम कई साल एक साथ रहे, मेरा चाचा चाची और मेरे पिताजी। तकरीबन 9-10 साल पहले चाची जी फौज में चले गई थी चाचा के साथ। तो उसके बाद तो मेरी सिस्टर थी बड़ी, मैंने पहले भी मेंशन किया है बात। वो कुछ फैमिली प्रॉब्लम से घर आके रहती थी, उनके 2 छोटे छोटे बच्चे भी थे, तो वो जिम्मेदारी काफ़ी बढ़ गई थी मेरे लिए। देखो, मौसी काका के पास ही रहता था तो मेरी शादी हो गई थी। फिर मैं जाने के बाद कम से कम 12 साल बाद मैं फिर वापस आ गई। थोड़ी ऐसी परिस्थिति होगी कि मुझे यहाँ आना पड़ा अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर। फिर दीपक ने अपने कंधों पर भार उठा लिया था सारा। आमदनी का तो उस टाइम पे कोई जरिया नहीं था, खेती बाड़ी ही होती थी। मैंने भी 2 साल एक स्कूल में टीचिंग किया है घर चलाने के लिए। हमारे पास कोई भी ऐसा जरिया स्रोत नहीं था जो मुख्य की ये बोल सके कि आमदनी का जरिया है। उस टाइम पिताजी गांव से कर्जा भी उठा के लाते थे किसी से पैसे घर चलाने के लिए, और क्या कर सकते थे क्योंकि हमारे पास कितना जरिया नहीं था। पिताजी बीमारी रहते थे, खेती बाड़ी में भी इतना नहीं होता था, थोड़ा ही होता था। उस टाइम पर परिवार के हालात हमारे बहुत नाजुक थे, खस्ता हालात था। मेरी भांजा भांजी मेरे पास रहते थे कि उनकी पढ़ाई कैसे चलाऊं, घर का खर्चा कैसे चलेगा। तो इसलिए मुझे जॉब चाहिए थी, और ऐसे तो जॉब मिलती नहीं, कहीं भी रखी छोड़ने की आओ भाई जॉब कर लो। अब स्टडी छोड़ रहा हूँ तो स्टडी से भी जॉब नहीं मिल सकती। तो फिर सोचता रहता रहा डेली अब क्या करना चाहिए क्या करना चाहिए। फिर एक दोस्त ने बताया कि कबड्डी खेल लो, कबड्डी में जॉब अच्छी। आज से 5-7 साल पहले जिस तरह से मेरे पिताजी गांव में ग्राउंड चलाते थे तो हम गांव के सभी लड़के कबड्डी खेलते। दीपक का स्टार्टिंग से ही बॉडी स्ट्रक्चर बहुत अच्छा था। +2 क्लास में भी इसका 85 kg वजन था, मतलब कबड्डी के हिसाब से इसकी बॉडी बहुत अच्छी थी। कबड्डी में जो जॉब की बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी थी, जिस तरह पैरामिलिट्री फोर्सेस या सब CRP हरियाणा पुलिस ONGC वगैरह सब में कबड्डी खिलाड़ी को नौकरी मिलती थी। तो गांव का कोई भी लोकल बंदा यही सोचता है कि भी किसी भी तरह मेहनत करके पढ़ लिख के नौकरी मिल जाए। तो ये ऑप्शन था उसके लिए, अच्छा बॉडी था तो गेम में मेहनत करेगा जल्दी नौकरी मिल जाए। इसलिए इसको दीपक को सजेस्ट किया था कि भाई आप कबड्डी स्टार्ट करो।
कभी उन्होंने मुझे डांटा हो या किसी भी बात के लिए फोर्स किया हो, कभी भी कोई ऐसी बात ही नहीं आई हमारी लाइफ में। मेरे पिताजी की तरफ से मेरे ऊपर कोई दबाव आया नहीं मेरी पूरी ज़िंदगी। मैं आया तो मैं बोला कि आपको डॉक्टर के पास लेके चलता हूँ, तो बोले नहीं अभी रात को कहाँ चलेंगे, सुबह चलेंगे। मुझे याद है मैं सुबह, मेरी सिस्टर ने ही उठाया था, सुबह 6 बजे का टाइम। उन्होंने उठा के मुझे बोला कि पिताजी नहीं रहे। उस टाइम ज़्यादा मुश्किल था। मुश्किल इसलिए था क्योंकि कोई फैमिली मेम्बर बचा नहीं था मेरे पास, माता जी थी नहीं, और उनका इस ऐसे टाइम पे चले जाना मेरे भांजा भांजी उनके पैरों में बैठे हुए थे, उनकी डेथ हो रखी थी। सबसे दुखदायक क्षण थे मेरी जिंदगी के। मुझे कभी दुख नहीं हुआ। माताजी की तो याद ही नहीं थी, तो फील नहीं होती थी। लेकिन वो 48 घंटे मेरे से निकालने बहुत मुश्किल थे। जब ऐसी करता, 7 बजे मुझे बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल में जाना पड़ता था। दिन में 1-1:30 बजे वापस आता, फिर खाना खा के कभी कभी खेत का काम भी करता धूप में। फिर मैं शाम को 4 बजे फिर प्रैक्टिस के लिए चला जाता। 8 बजे तकरीबन आता, खाना खाता। उस टाइम ये मेरी तारीफ की बात नहीं, तकरीबन 2 साल ऐसे रहे हैं कि मैंने खाना खा के रात को डिनर करके भी प्रैक्टिस किया है। इतना ज़्यादा जुनून था मेरे अंदर। मुझे ये रहता था कि मतलब जितना जल्दी हो सके तुझे अपनी कमियां ठीक करनी है, आगे बढ़ना है। मैं एक चेयर रख लेता, उसको 500 बार किक कर लिया कि किक की प्रैक्टिस हो जाएगी। पूरी रात सोता नहीं था मैं। कभी ये फील नहीं होता था उस टाइम की रेस्ट भी चाहिए। रात को 12-1 बज जाते सोने में, और सुबह 3 बजे उठना, वही डेली रूटीन होता था मेरा। एक तो गरीबी देख रहा था, सारे डाल गई। माँ थी, माँ पहले गुजर गई थी इसकी, और इसको और ज्यादा लगन थी। वो बच्चे तो मकराता इतना करते, बाकी लौट जाते। अरे ये तो मकरा अगर बैठ जाता ना, मैं चला जाता घर पर, बाद में भी मेहनत करता था, लगा रहता था, बाद तक लगा रहता। न्यू सुबह भी हम करा घर पर चला जाता था, बाद में वारी तक करके आता। मैं इसको पूछता, माँ भाई इतनी वारी थी क्या? बोला जी प्रैक्टिस करूँ। मैं अकेला बोला अकेला मार देता, छो उठता तो मारता भी, गाली गलौच भी दे देता इसको, लेकिन इसका कोई छो नहीं था। इसका नहीं होता, गुरु जी के में भी कहो शिकना है, इसका यदा शिकना है, चाहे मारो चाहे गाड़ दो, बस शिकना है। स्टार्टिंग में तो जब तक मैं भी खेल ही रहा था जैसे, तो साथ में ही जाते थे। फर्स्ट टूर्नामेंट में भी उन्होंने पूरा अच्छे से
कोशिश की जैसे कोई और होता है, तो जैसे पहली टूर्नामेंट मुझे भी याद है मैंने खेली, तब ऐसे लग रहा था कि मैं हाथ लगा दूंगा या इसको छूऊंगा तो मुझे नुकसान हो जाएगा या टीम को नुकसान हो जाएगा। उसने बस अपने बारे में सोचा उस टाइम। सिंहपुरा गांव है, वहाँ पे टूर्नामेंट हुआ था वो, और 11,000 रुपये प्राइज था उसका। पूरा हरियाणा आया हुआ था उसमें, यहाँ तक कि साई की टीम भी आई हुई थी। मैं, मोनू गोयत, अमित हुड्डा, नरेंद्र, प्रवेश, जगदीप, बाकी सब मेरे गांव के थे। तो हमने पूरे हरियाणा को हराया था। 11,000 रुपये इनाम राशि थी उस टाइम उस टूर्नामेंट में। यही कोई 1400-1200 या इसके आसपास हमारे कंट्रीब्यूशन किया था, हमने आपस में बांट लिए थे। तो बहुत अच्छा खेले थे उस टाइम पे, बेस्ट रेडर निकाला था उनको। उसके बाद बदलाव यह है कि उसने मेहनत और ज़्यादा स्टार्ट कर दी कि अब सक्सेस हो सकता हूँ। उसको एक लाइन मिल गया, जैसे इतनी बड़ी टूर्नामेंट थी उसके अंदर से उसने को बेस्ट रेडर निकाला गया इतने अच्छे अच्छे प्लेयर के अंदर से। तो उसके बाद उसने अपने आप को चेंज करना शुरू कर दिया। इतना मतलब जोश और जुनून भर गया था मेरे अंदर। मुझे ऐसा लगता है जैसे कबड्डी मेरे लिए ही बनी हुई थी। मुझे इतना ज़्यादा जुनून हो गया कि मुझे सिर्फ इंडिया टीम के लिए खेलना, ये उस टाइम पे टारगेट था कि कुछ भी हो जाए इंडिया टीम के लिए खेलना है, एशियन गेम्स खेलना है। दिन में 18-18 घंटे मेहनत की है उसने। उसका शरीर चल रहा था तब तक उसने मेहनत की। बिल्कुल शरीर टूट गया तो रुक गया, थोड़ा फिर से मेहनत करने का शरीर होगा, फिर से लग गया। अरे ये इसका दिमाग इतना था, यू जो भी बताता ना वही पकड़ता, जो बताता ना पहले वो जब पकड़ लेता है, उनको बार बार कर कर देखता है। ऑटोमेटिक हमारे बताने से भी ज़्यादा करता है उस कार्रवाई में। एक कार्रवाई बता देना ना उसको रोज की बात 20 बार करता उसको। इतने वो इसको नहीं पूरी नहीं आती ना, इतने उसको लगा रहता है। अब हमारा फिर पक्की न्यूज की मायू है ना, दौड़ की मंजिल है ना जाएगा। मैं इसका ना इतनी लगन है इसका, मायू ऊपर तक जाएगा। मुझे मेरे दोस्त वगैरह बोलते थे कि जो भी मतलब कबड्डी के अच्छे जानकार थे पहले खेले हुए, कि इंडिया कैंप में जाना तो बहुत ही ज़बरदस्त खेलना पड़ता है। इंडिया कैंप में जाओगे तो इंडिया टीम के लिए खेलोगे। मेरा सपना इंडिया टीम था, तो पहले उसके लिए इंडिया टीम कैंप में पहुंचना था। तो नेशनल्स में जो बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं उनको इंडिया टीम कैंप के लिए सिलेक्ट किया जाता है। तो मुझे तो ये था कि मतलब इतना दमदार खेलना है कि इंडिया कैंप में जाना है। मैं अपना पहला नेशनल जनवरी 2014 में पटना में खेला था। मैं उस टाइम झारखंड को रिप्रेजेंट कर रहा था। उस टाइम 3-4 प्लेयर तो ऐसे थे जिनको खड़ा भी नहीं होना आता था। जैसे कॉर्नर खड़ा है उसका सेकंड मैन भी वैसे ही उसी पोजीशन में खड़ा है। उनको ये नहीं पता था कि कैसे खड़ा होना है, क्योंकि झारखंड जैसे स्टेट में इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ कबड्डी का, अब भी नहीं हुआ है। तो उस टाइम तो कहाँ से होता इतना। और वहाँ से खेल गए। मुझे याद है मैंने महाराष्ट्र के साथ 46-7 पॉइंट्स बनाए थे। सोच सकते हैं आप कैसा मैच रहा होगा। महाराष्ट्र शायद 57-8 था और झारखंड 46 या 7 समथिंग इतना स्कोर था। मैं जब तक आउट नहीं होता तो महाराष्ट्र को पेनल्टी, और मेरे आउट होते ही झारखंड को पेनल्टी। और मुझे याद है कि जितने भी उधर कबड्डी के नामचीन प्लेयर्स रहे हैं, कोचेज, हमारी फेडरेशन के अधिकारी, सब ने मुझे ये बोला था कि इस नेशनल का बेटा तो सबसे अच्छा प्लेयर है। उसी नेशनल से मेरा पूरा करियर चमक गया, मेरी ज़िंदगी बन गई थी। हिंदुस्तान का ओरिजिनल खेल, टेलीविजन के इतिहास में पहली बार स्पोर्ट्स की दुनिया में एक नई शुरुआत। ये है स्टार स्पोर्ट्स प्रो कबड्डी। ये अप्रैल 2014 की बात है। हम एशियन गेम्स के कैंप में थे बेंगलोर। तो वहाँ मसाल स्पोर्ट्स से और स्टार स्पोर्ट्स से कुछ आदमी आए, लोग जो इनके अधिकारी वगैरह थे, कुछ उन्होंने मैनेजमेंट के आदमी भेजे। उन्होंने बात की हमारे से, फिर उन्होंने बोला कि आपकी ऑक्शन होगा, बोली लगेगी। तो फिर उसका वेट करने लगे हम, कब बोली लगेगी। उनको ग्रुप में डिवाइड कर रखा था ABC कुछ, उसमें तो शायद ये C था या D था, पीछे था। तो पहले तो हम वेट कर रहे थे कि देखेंगे ऑक्शन कितना प्राइज मिलेगा, कौन सी टीम में जाएंगे। वो स्टार्टिंग थे तो जानने की ज़्यादा इच्छुक थे हम। लेकिन जैसे उनका इतना प्राइज मनी लगा, ए ग्रेड के 4 प्लेयर में ही किसी ने 40 स्पेंड कर खर्च कर दिए, किसी ने 45, किसी ने 38, 36। तो मैं रनिंग करने के लिए चला गया उठ के कि हाँ अभी कभी नंबर आएगा पता नहीं। तो रनिंग कर रहा था तो मेरे गांव से भी फ़ोन आए दोस्तों के और भी दोस्तों की 12.60 लाख लग गई तेरी।
तो मैं बोल रहा उनको कि क्यों मजाक कर रहे हो, क्योंकि 12.80 तो राकेश कुमार का हाईएस्ट था और 12.60 मेरे उस टाइम सभी धुरंधर प्लेयर्स मंजीत छिल्लर, अनूप कुमार 10 पॉइंट समथिंग, एक दो प्लेयर ही और गया था 12 से ऊपर, नहीं तो 10 के आसपास ही इतने धुरंधर प्लेयर रह गए थे। तो मैंने सोचा क्यों मजाक कर रहे हो। फिर हमारे फेडरेशन के अधिकारी हैं श्री चतुर्वेदी जी ने, उन्होंने मुझे कॉल किया कि बेटा ऐसे ऐसे ऑक्शन में तेरा प्राइज मनी लगा इतना और मीडिया वाले कुछ बात करना चाहते हैं। तो मुझे यकीन हुआ, थोड़ा शौक भी लगा, लेकिन उस टाइम उनकी बात करने से मुझे यकीन हो गया कि हाँ ये सच बोल रहे हैं, इतना ऑक्शन में प्राइज लग गया। जब दीपक को शुरू में बोली लगी तो मैं बहुत खुशी हुई थी। मैंने सारे का लड्डू बांटे थे। एक मेरा भाई मतलब शुरू की बोली जब तो बहुत बड़ी लग रही थी, वो 12.60 की। उस टाइम मेरे लिए जैसे आज मेरे को 2 करोड़ रुपए दे दिए जाए इतने ज़्यादा थे, उस टाइम बहुत ज़्यादा मायने रखते थे मेरे लिए, क्योंकि उस टाइम इतना परेशानी के हालात थे मेरी ज़िंदगी में, मैं बता नहीं सकता। मुझे एकदम से मतलब जैसे कोई तोहफा दे दिया भगवान ने, बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई थी मुझे उस टाइम पे। लोगों में बस यही कबड्डी के प्रति थोड़ी ज़्यादा रुचि होने लगी थी, यही माहौल था कि बस कबड्डी देखनी है, कि तो उसके मैच आने का वेट करते थे कभी कि उसका मैच आएगा देखेंगे। दीपक निवास हुडा ऑलराउंड खिलाड़ी हैं, डिफेंस में भी कमाल दिखाते हैं। दीपक निवास पहली रेड में पॉइंट लेकर जाएंगे। 4 के डिफेंस में अगर पॉइंट मिलता है तो आप कमाल के रेडर हैं। 1 पॉइंट मिला दीपक को। दीपक हुड्डा फिर से पॉइंट लेकर गए, बोनस ले लिया और उसके बाद 10 पॉइंट भी, सोने पर सुहागा। थोड़ा ये फील होने लगा था कि एक लेवल बन गया है अभी कबड्डी में, कबड्डी फील्ड में एक नाम से जाना जाता है। मेरा बहुत ही जोरदार तरीके से वेलकम भी किया मेरे गांव वालों ने, तो खुशी तो होती है, लेकिन ज़्यादा मायने रखता है वो रिस्पेक्ट जो मिलती है हमें, तो लोगों का प्यार मिलता है। जैसे लोग भाग के आते हैं ऑटोग्राफ के लिए, हर जगह जाते हैं, कहीं शॉपिंग के लिए भी एयरपोर्ट पे सभी लोग जानते हैं, तो वो ज़्यादा खुशी होती है। मेरा क्लासमेट था एक, तो मैंने उसे बताया कि मेरा भाई ऐसे ऐसे प्रो कबड्डी में, तो उसे विश्वास नहीं हुआ था। मैंने कहा ठीक है, अगर मैं प्रूफ देती हूँ तो हम सबको कॉलेज में ट्रीट दोगे कैंटीन में। कह रहा चल ना, तू हमें झूठ बोल रही है, ऐसा नहीं हो सकता। तो नेक्स्ट डे मैं घर पे आई हुई थी, मैंने दीपक के साथ पहले उसे पिक भेजी, तो उसने बोला वो तो तू ऐसे ही भेज सकती है। मैंने कहा रुक, मैं भी वीडियो कॉलिंग करती हूँ दीपक के साथ। तो उसको बड़ी हैरानी हुई कि हाँ दीपक हुड्डा तेरा भाई है। सभी खुशी मानते थे कि ले भाई हमारे भी गांव से कबड्डी खेलने गया है। कोई जिसको इंटरेस्ट था कबड्डी में थोड़ा बहुत उनका ज़्यादा हो गया, वो अपने बच्चों को भेजने लग गए स्कूल में। बहुत ज़्यादा बच्चे भी हो गए, 4-4 ग्राउंड चलने लग गए थे देख के कि भाई ये चला गया तो और भी चले जाएंगे, कुछ उसका भी सपोर्ट मिलेगा, कुछ सिखाएगा, बच्चे और आगे निकलेंगे। यही माहौल, अच्छा माहौल हो गया था कबड्डी के प्रति हमारे गाँव में। कंट्री को रिप्रेजेंट करना एक अलग ही अनुभव होता है, जिम्मेदारी भी होती है, एक प्राउड फील भी होता है। जब इंडिया टीम का जर्सी मिलता है तो मेरे ख्याल से एक प्लेयर के लिए उससे बड़ी खुशी की बात प्राउड फील कभी नहीं होता होगा उसकी ज़िंदगी में। वर्ल्ड कप काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल रहा है मेरी ज़िंदगी में। कोरिया के साथ हमारा पहला मैच हम लूज़ हो गई थी, तो उसके बाद बहुत ही ज़्यादा फोकस कर दिया था हमने। 3 टाइम भी प्रैक्टिस की इंडिया टीम ने उस टाइम कि अभी मिस्टेक नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने एक बार गलती कर दी थी कोरिया को हल्के में लेके, तो हमारा इतना पूरा इंडिया टीम का इतना फोकस बढ़ गया था कि कितना भी प्रैक्टिस हो अब मिस्टेक का कोई चांस नहीं रखना है। तो प्रैक्टिस कर रहे थे हम, तो डाइव लग गई थी
राहुल से, तो मुझे आइडिया नहीं था कि उससे डाई हो जाएगा। तो उसने डाइव लगा दिया, 3 मेंबर बचे हुए थे, हम एक साइड खेल रहे थे जो मेन टीम थी, तो दूसरी साइड वो थे, तो उसमें राहुल ने डाइव, मुझे आइडिया नहीं था इसलिए, और उसका भी नहीं था क्योंकि वो मेनली डिफेंडर नहीं है, इसलिए थोड़ा गलत एंगल में डाइव लग गया उससे, तो तब नी में MCL में थोड़ा टीयर हो गया था मेरे। तब लग गई थी इसके थोड़े गोडे में, तो माँ कोई बात नहीं भैया ठीक हो जाएगा। 1-2 मैच नहीं खेल पाया था बीच में वो। इससे बड़ा कुछ नहीं, कबड्डी के अंतरराष्ट्रीय मंच पर सबसे बड़ा मुकाबला आज तक का, भारत और ईरान आमने सामने। ईरान के साथ मैच चल रहा था, तो सबसे ज़्यादा ये गंदा फील हो रहा था खुद को ऊपर कि आज ये इंजरी नहीं होती तो कंट्री के लिए कुछ कर पाता। माँ तू ऐसे मत किया कर, ऐसा मन छोटा नहीं करते मका। हारते दिख रही थी टीम, हाफ टाइम से पहले हर रेडर, जो भी रेडर जा रहा नाकाम हो रही थी, ईरान टीम लीड लेके चल रहा है। मैं स्प्रे मार रहा अपने नी पे कंटिन्यू, मैंने एक स्प्रे बोतल खाली कर दिया हुआ, कोच भी बोल रहा है ट्राई करेगा क्या, क्योंकि उस टाइम हम ईरान के साथ पिछड़ रहे थे, तो उस टाइम वो डर भी लग रहा था और ये भी फील हो रहा था कि ये पैर ठीक हो जाए। मैं कंटिन्यू उसके लिए ट्राई कर रहा था, बार बार डॉक्टर को बोल रहा मुझे कोई पेन किलर दे दीजिए अच्छा, जिससे मैं शायद खेल सकूँ, क्योंकि उस टाइम कंट्री हमें ये डर हो गया था कि शायद कहीं ना कहीं हम मैच लूज कर सकते हैं। लेकिन फिर अजय ठाकुर बहुत ही अच्छा खेले और हम फाइनल में जीत गए, जो ट्रॉफी तब हमने उठाई। मुझे याद है मैं अपना जो पैर दुख रहा था वो उठा के नाच रहा था, आज भी याद है मुझे, इतनी ज़्यादा खुशी होती है। इंडिया खेल गया तब भी उधर रोहतक से लेके आए थे पूरी फूल माला, जो भी जिसको जैसा सम्मान करना था ऐसे ही सम्मान करते हैं सभी। गरीबी में तो इतनी खुशी हो है नहीं थे, फिर बाणों तो ज़्यादा खुशी नहीं हुआ, एक दिन मेरा बेटा जाड़ी तक पहुँच गया। हमने गोल्ड मेडल जीता इंडिया टीम के लिए, तब से लोगों का प्यार बढ़ गया, कबड्डी फील्ड में एक नया नाम ऐड हो गया, जैसे हमारा नाम आज भी याद रखा जाता है, आगे भी रखा जाएगा। वर्ल्ड कप खेले थे, वर्ल्ड कप के 5-6 महीने बाद जो पहली 1 करोड़ की टूर्नामेंट हुई उसमें मुझे ग्रोइंग टीयर हुआ, लेकिन जो वर्ल्ड कप की इंजरी थी उसके बाद मैच्योरिटी लेवल इतना हो गया कि मुझे फिर डर नहीं लगा। मुझे फिर ये होने लग गया कि दिमाग में मैंने ये सेट कर लिया कि आप जितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ करोगे, आप पहले ही इंजरी से पहले ही स्ट्रेंथ करो ना, आप इतनी स्ट्रेंथ करो अपनी बॉडी में कि कहीं इंजरी ना हो। एक तो मैच्योरिटी लेवल बढ़ा, इतनी टफ सिचुएशंस में आप पेशेंस के साथ कैसे जीत सकते हैं, और इंजरी होती है तो उससे रिकवर होके फिर वापस कैसे इम्प्रूव करना है गेम को। उसके बाद मैंने गेम काफ़ी इम्प्रूव भी किया। ऑक्शन के लिए मुझे मुंबई इनवाइट किया गया था, मैं वहीं बैठा था स्टूडियो स्टार स्पोर्ट्स के। रिटेन नहीं हुआ था ना, तो मैं बोलता रिटेन हो जाना चाहिए था, तो वो बोलती नहीं तू टेंशन क्यों लेता है, नहीं हुआ था कोई बात नहीं, ऑक्शन में भी अच्छी लगेगी। मका बता कितने की लगेगी, बोला पता नहीं भाई। मका भैया कर दे, तू 1 करोड़ से ऊपर कूदना है। अरे ठीक से बचते ऊपर के सारे तेरे हुए। मका ठीक है, फिर लग गई भैया। ये टीम का जो पूरा फुल कोटा है मनी का, वो 4 करोड़ ही था, जो लास्ट सीजन भी सेम था, और उसमें हाईएस्ट प्लेयर 93 लाख था। तो हमने सोचा कि यही 90-95 के आसपास रहेगा, क्योंकि इस बार प्लेयर्स भी ज़्यादा रिटेन किए हैं कई टीमों ने, तो शायद उनके पास अमाउंट नहीं बचा होगा इतना। 72, the Steelers coming in at the last moment. 72, thank you very much. Looking at 73, can we have 73? उस टाइम टीवी का आगे बैठी थी, मैं बोली चल लाग रही थी, दीपक भी हाथ जोड़ रहा था, मैं भी हाथ जोड़ रही थी, मगर पता नहीं कितनी लगेगी। Is there an 81? At the moment it's going once to Delhi at 80. It's going twice. डिस्कस कर रहे थे हम बैठे बैठे, लेकिन जो फैजल का 1 करोड़ लगा, तो एक तो शौक स्टार्टिंग में तो ये लगा कि खूब पैसे लगा दिए, लेकिन हमें फिर ये अपने लिए फील हो गया था कि फैजल का 1 करोड़ का है तो रेडर्स और ऑलराउंडर्स का भी इतना तो जाएगा ही जी। It's going twice to the Steelers at 99, 100 from Delhi. मैं तो देख के उसको खुशी हो रहा था, तब तो यकीन हो गया था क्योंकि सामने चल रहा था सब कुछ आंखों की।
gone. 115 to the Pink Panthers. उनकी बहुत कॉल्स आ रही थी बार बार। उन्होंने बोला कि देखा, मेरी सिस्टर बोलती है, देखा बोल रही थी ना भाई माँ अच्छी लगेगी। माँ भैया सूट हो गया, आज वाला बहना तुझे सूटों में ला दूंगा, तुझे बहुत दुलवा दूंगा सूट तो मैं। गांव में यही था, अच्छी खुशी का माहौल हो गया था। और जैसे कोई आता था रिलेटिव वगैरह या ऐसे कोई पूछ लेता था कि दीपक का क्या हुआ, कितने पैसे लगे, तो सभी खुशी खुशी बताते कि इतने पैसे में बिका आपकी बात। बहुत अच्छा महसूस कर रहे थे। प्राउड सिर्फ हमें नहीं, गांव के हर इंसान को एक प्राउड फील होता है। दीपक की वजह से बहुत एक अलग पहचान मिली है, एक अच्छा फील होता है। उसकी बहन बनना हूँ जैसे, जो प्राउड फील होता है किसी को बताने में, किसी के मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकती। काम नहीं हुआ अभी, मुझे सब ये बोलते हैं मतलब आधे से ज़्यादा काम है कि दीपक उड़ा की बेबे है। बहुत अच्छा लगता है। आज को देखते हैं तो पिछला सब कुछ भूल गए हैं, अब याद करने की कोई ज़रूरत भी नहीं। भगवान ने ऐसे अच्छे दिन दिए हैं तो कोई ज़रूरत नहीं हमें पिछले दिनों को भूल जाना चाहिए। मेरे लिए बहुत ही मायने रखती है। एक तो मुझे अपना नया घर बनाना है, क्योंकि अब तक मैंने घर नहीं बनाया है। और सिस्टर तो अभी उनका घर भी अच्छा सेटल हो गया, उनका नया घर बनवा दिया है। दोनों बच्चे तो मेरे पास ही हैं अभी। मेरे मामा जी ने बहुत ज़्यादा हेल्प की हमारे लिए घर भी बनवाया हमारा नया, और बहुत ज़्यादा मदद की हमारी। हमारे लिए मामा सब कुछ है, गेम में लाए, बहुत इंस्पिरेशन देते हैं मामा में, सब कुछ मामा ही है। मेरे लिए भी खाना बनाते हैं, वो खुद अपने हाथों से बनाते हैं, अपने हाथों से खिलाते हैं। मेरे लिए कपड़े शूज़ वगैरह अभी भी वही लाते हैं। पहले ज़्यादा कोई गेम का नहीं सोचता था, पढ़ाई का सोचता था। अब सारे हम परिवार में वैसे तो 2 हैं, चाचा वगैरह के लगा के 6 हैं, हम सभी खेलते हैं। अब ये सिर्फ मामा की वजह से ही हुआ है। यहाँ पे ऑलमोस्ट मिडिल क्लास लोग ही मिलेंगे आपको, जो एक लिमिट तक सोच सकते हैं, बट उससे कहीं ज़्यादा दीपक ने एक पहचान दिखाई, लोगों को मोटिवेट किया। पहले सब अपने बच्चों को खेलों में डालने से डरते थे, पर आज अपने बच्चों को स्पोर्ट्स में जाने दे रहे हैं। एक स्पोर्ट्स ने, कबड्डी ने, दीपक ने एक भरोसा दिला दिया कि हाँ कुछ फ्यूचर हो सकता है उनका। 5 साल पहले खुद बच्चे बहुत कम थे मेरे पास। उनके माँ बाप ये कहते थे नहीं वहाँ नहीं जाना, टांग टूट जाएगी, हाथ टूट जाएगा। और अब है ना, अब उनके माँ बाप है ना मेरे को ग्राउंड पर आकर ये कहते हैं भाई बच्चा छोड़ दिया, इसको खिला। यहाँ गेहूँ, ज्वार, बाजरा और धान के साथ साथ एक फसल और भी तैयार हो गया हमारा गांव में, कबड्डी की। लाइन तो उन्होंने दिखाई थी, श्रेय तो दीपक के ऊपर है सारा, क्योंकि उन्होंने इतनी मेहनत की है। जो नेगेटिव एनर्जी है शायद उससे उसे एक पॉजिटिव एनर्जी मिली। जो गांव वालों की या सबकी सोच थी कि ये कुछ नहीं कर पाएगा कबड्डी से, वो जो लोगों की नेगेटिव एनर्जी थी वो उसके लिए एक पॉजिटिव सोच में बदली, और उससे उसने अपने आप को इस मुकाम तक लेके गया। वो स्ट्रगल उसने किया। इतना कुछ सुनने के बाद भी अगर बंदा उसी चीज़ पे पागलों की तरह लगा हुआ तो वो कुछ तो करेगा ना। उसके अंदर एक लगन थी, उसने किसी की सुनी, बट जो नेगेटिव बातें थी उन्हें पॉजिटिव में चेंज करके उन्हें एक जवाब दिया। ऑलराउंडर की भूमिका निभा के जीत पाया मैं ज़िंदगी से, क्योंकि कभी ऐसी सिचुएशंस आई हैं कि डिफेंडर की तरह भी सोचना पड़ा है, और कई बार ऐसी सिचुएशन आई कि रेडर की तरह भी खुल के सोचना पड़ा है, क्योंकि मैंने जॉब भी छोड़ दी थी कबड्डी में आगे बढ़ने के लिए। हालांकि मुझे बहुत सी लोगों ने बोला, सबने कि जॉब छोड़ क्यों दी, जॉब तो मिल गई थी, अब क्या करेगा। वो रेडर वाला पार्ट था, लेकिन कई बार डिफेंस में भी होना पड़ता है, जैसे बच्चों की देख रेख करने के लिए। कई बार बाहर जाना भी अवॉइड करना पड़ा, कई बार कुछ टूर्नामेंट्स भी छोड़नी पड़ी थी घर की सिचुएशन में देखने के लिए। तो डिफेंडर भी होना पड़ता है, रेडर भी, ऑलराउंडर की भूमिका निभानी पड़ती है।